तो हाँ जी भैया, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और बोर्ड्स की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे, है ना। सब बोर्ड की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं क्योंकि 2.5 से 3 महीने ही बचा है, फरवरी के आसपास एग्जाम होने हैं। तो जम के मेहनत करिए, जम के लगे रहिए, क्योंकि बोर्ड्स में अगर आप 90% चाहते हैं तो अभी से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोशिश करो मोस्ट ऑफ द सिलेबस अभी नवंबर और दिसंबर में कवर कर लो, ठीक है। नवंबर और दिसंबर में जितना आप ज्यादा सिलेबस कवर कर लेंगे, जनवरी और फरवरी उतना रिलैक्सिंग रहेगा आपके लिए। तो कोशिश करो अभी थ्योरेटिकल पोर्शन जितना है उसको प्रिपेयर कर लो, ताकि न्यूमेरिकल्स के लिए उधर टाइम बचा रहे। थ्योरेटिकल पोर्शन, कॉन्सेप्चुअल पोर्शन और जितना प्रूफ है उसको आपको कम से कम 5-5, 6-6 बार लिखना पड़ेगा, तब जाके वो बोर्ड तक पहुंचता है। अदरवाइज रास्ते में ही भूल जाते हैं। बोर्ड के एग्जाम में जब एंटर करोगे ना, तो वहीं रास्ते में ही लगेगा आपको कि क्या हो गया, सब सुन्न हो गया, दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी से लगना पड़ेगा। कोशिश करो थ्योरेटिकल पोर्शन जितना भी याद हो जाएगा, 2-4 बार लिखोगे ना। याद करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका मुझे जो लगता है वो यही है कि समझो पहले और समझने के बाद उसको कई बार लिख डालो। जितनी ज्यादा बार लिख लोगे उतना जल्दी तैयार हो जाएगा आपके लिए, इसकी गारंटी मेरी। क्या करो, 7 से 8 बार लिखो। एक प्रूफ को 7 से 8 बार लिखना है, सिर्फ 3 बार देख के और बाकी 3 बार बिना देखे। 6 बार में ही हो जाएगा, उम्मीद है। अगर फिर भी नहीं होता तो 2 बार और कर लो। 8 बार में 110% आपको वो प्रूफ तैयार हो जाएगा। तो रे ऑप्टिक्स में बात कर रहे थे, पिछले कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस कर चुके हैं हम। और नया टॉपिक जो हमारा है वो रियल डेप्थ और अपर एंड डेप्थ है। रियल डेप्थ, अपर एंड डेप्थ को पहले समझते हैं होता क्या है, फिर उसके बाद प्रूफ करेंगे और कैसे ये फिनोमेना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंडेंट है वो भी हमको देखना है, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम पे कैसे डिपेंडेंट है, वही मेनली रिलेशन है इसमें और उसी का सारा खेल है। तो पहले समझते हैं कि फिनोमेना है क्या, रियल डेप्थ और अपर एंड डेप्थ। तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि रियल डेप्थ और अपर एंड डेप्थ मतलब किसी भी चीज की सच में गहराई कितनी है और हमको फील कितनी हो रही है। फॉर एग्जांपल, कभी कभी ऐसा फील होता है कि अगर किसी स्विमिंग पूल के पड़ोस में खड़े हो तो क्या दिखता है कि वो हल्का सा गहरा है, ऐसा हमको देखने में लगता है कि ज्यादा नहीं, 2 फीट होगा, 3 फीट होगा। लेकिन जब हम उसमें रियल में उतर के देखते हैं तो क्या पता चलता है कि अरे ये तो बहुत गहरा था यार, ठीक। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होता है रिफ्रैक्शन फिनोमेना की वजह से, रिफ्रैक्शन फिनोमेना की वजह से। फॉर एग्जांपल, जब कभी भी किसी भी टब में, किसी भी बर्तन में क्या करते हो, पानी भर देते हो, तो क्या लगता है नीचे वाली सरफेस उसकी ऊपर उठ गई, नीचे वाली सरफेस उसकी ऊपर उठ गई। तो ये भी क्या है, रियल डेप्थ और अपर एंड डेप्थ के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है, जो कि होता किस वजह से है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। तो उसको समझते हैं 1 by 1। तो अगर हम बात करें कि मान लो ये एक टब है, ये एक टब है और टब में क्या कर रखा है हमने, एक लिक्विड को फिल कर रखा है। ऐसे एक लिक्विड को फिल कर रखा है, तो कोई एक लिक्विड इसमें फिल्ड है। ऐसे लिक्विड फिल कर रखा है। अब क्या करें, इसमें एक 10 रुपए का सिक्का डाल दो। कंजूसी मत करना, 10 रुपए का ही डालना एक। तो क्या होगा, अगर 10 रुपए के सिक्के को हमको बाहर से देखना है तो तभी देखने में पॉसिबल हो पाएगा जब लाइट रेज यहां से हमारी आंखों तक पहुंच रही हो। तो क्या करेंगे, हम यहां से लाइट रेज निकालेंगे। तो मान लेते हैं एक लाइट रे यहां से ऐसे जा रही है, ठीक। एक लाइट रे क्या हो रही है, नॉर्मली जा रही है। तो एक फिनोमेना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब कभी भी लाइट रे अलोंग द नॉर्मल जाएगी, अलोंग द नॉर्मल पास होगी, तो क्या होगा, उसमें कोई भी डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ये जा रही है और इसी तरीके से बाहर चली जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। यहां से मान लिया हमने रे ऑफ लाइट निकल रही है, इससे रिफ्लेक्ट होकर या फिर आ रही हैं और वो क्या होंगी, अलोंग द नॉर्मल मूव कर रही हैं। तो ये मान लेते हैं पॉइंट ए है, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक। अब एक रे ऑफ लाइट यहां से दूसरी भी आएगी, क्योंकि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारी आंखों तक रे ऑफ लाइट जिस एंगल पे पहुंचेगी, मान लो ये हमारी आंख है, ये हमारी आंख है, तो आंख तक रे ऑफ लाइट पहले पहुंचनी भी चाहिए, तभी तो उसकी इमेज बनेगी और तभी वो हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल होगी, तभी तो हम समझ पाएंगे उसको। तो पहले रे ऑफ लाइट हमारी आंखों तक पहुंचनी चाहिए। तो उसके लिए हम मान लेंगे कि दूसरी रे ऑफ लाइट यहां से निकल रही है, दूसरी रे ऑफ लाइट यहां से निकल रही है, ऐसे इस तरीके से यहां से रे ऑफ लाइट दूसरी निकली। अब क्या होगा, रे ऑफ लाइट अगर यहां से निकल रही है तो ये इंसिडेंट रे का एंगल बनेगा, ऐसे इंसिडेंट रे जाती हुई दिख रही, और जैसे ही मीडियम चेंज होगा ये क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी ऐसे। तो अगर हमारी आंख ऐसे है, यहाँ पे अगर हमारी आंख है तो हमको देखने को क्या मिलेगा, हमको देखने को मिलेगा कि इस रे को अगर पीछे बढ़ा दें, क्या
कि इस रे को अगर पीछे बढ़ा दें तो यहाँ बीच में कहीं मिलेंगी, बीच में कहीं यहाँ मिलेंगी इस पॉइंट पे। तो हमारी आंखों को ऐसा फील होगा कि रे या ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा यहाँ रखा हुआ है, इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहां से आने वाली रेज हमारी आंखों तक पहुंच रही हैं, तो इसकी इमेज आपको यहां पे दिखनी चाहिए, है ना, यहीं पे तो दिखेगी जहां से रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंच रही होंगी, हमको ऑब्जेक्ट वहीं दिखेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें चीजें उसी एंगल पे दिखाई देती हैं जिस एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंच रही हो। बात समझ में आई? तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर किस एंगल पे हमारी आंखों तक पहुंचेगी? इस एंगल से जा रही है, तो इमेज हमको यहाँ पे दिखेगी। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है लेकिन वो दिखेगा कहाँ पे? यहाँ पे दिखेगा। तो ये तो हो गई रियल डेप्थ, दिस इज द रियल डेप्थ। जहां पे आपने 10 रुपए का सिक्का डाल रखा है तो ये क्या है? ये है रियल डेप्थ, ठीक, ये रियल डेप्थ है आपकी। और जहां पे ऑब्जेक्ट अब आपको दिख रहा है, जहां ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, जहां इमेज बन रही है उसकी, ये क्या है? ये अपरेंट डेप्थ है। ये क्या है? ये अपरेंट डेप्थ है, ये अपरेंट डेप्थ है। तो ये इंसिडेंट रे हुई, तो ये क्या होगा? दिस इज द एंगल ऑफ, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा आपका। अब देखो ये लाइन दैट इज द नॉर्मल टू द सरफेस, इट इज ऑल्सो नॉर्मल टू द सरफेस, तो ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर ही तो होगा ये एंगल, है ना, ये एंगल भी कितना होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर ही होगा। फिर अगर हम बात करें इस एंगल की, तो ये एंगल क्या है? इस एंगल पे रिफ्लेक्ट हुई है लाइट रे आपकी, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, ये क्या है? ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। बोलो इसमें कोई डाउट लग रहा हो? तो ये नॉर्मल टू द सरफेस, सॉरी ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल टू द सरफेस। देखो ये इंसिडेंट रे हुई, ये रिफ्लेक्ट हो गई इस एंगल पे, अब रिफ्लेक्ट होने के बाद ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना, तो ये एंगल आर है, तो ये वाला भी एंगल आर ही होगा, है ना, ये वाला एंगल क्या होगा? एंगल आर होगा। इस पॉइंट को हम पॉइंट बी मान लेते हैं, इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं? पॉइंट बी मान लेते हैं। अब जरा समझते हैं रियल डेप्थ, रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा जाता है। मान लेते हैं ये एयर है, ठीक, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए है। ये आपका क्या है? ये कोई लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मान लें? म्यू एल मान लेते हैं, ठीक। अब जरा ये एंगल आई मिल गया हमको, ये एंगल आर मिल गया, तो इस वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए ओ बी, इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल में क्या करें? एक बार जरा साइन आई की वैल्यू निकाल के दिखाओ जरा। साइन आई की वैल्यू क्या होगी? साइन आई मस्ट बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये क्या हो जाना चाहिए? ए बी डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या होगा? बी ओ होगा, बी ओ, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, दिख रहा होगा सबको। तो ये साइन आई की वैल्यू आई। साइन आर की वैल्यू जरा निकालो। साइन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन आर की वैल्यू इस वाले ट्रायंगल से देखनी है, किस ट्रायंगल से? साइन आर की वैल्यू हमको मिलेगी ए बी आई वाले ट्रायंगल से, तो यहाँ साइन आर की वैल्यू मिल जाएगी ए बी डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस ये वाली लेंथ होगी यानी बी आई होगी, है ना, बी आई होगी। अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है हमारा? स्नेल्स लॉ हमारा कहता है कि साइन आई बाई साइन आर शुड बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो यहां से रेज आ रही है तो ये आपका फर्स्ट मीडियम हुआ, ये आपका रिफ्रैक्ट हो रही है जहां रे, वहां क्या होगा? ये सेकेंड मीडियम होगा आपका। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड बात कर रहे हैं। अब साइन आई की वैल्यू क्या आई है? साइन आई की वैल्यू हमारे पास आई है, ध्यान से देखो, ए बी डिवाइडेड बाई बी ओ वैल्यू आई है। अब साइन आर की वैल्यू क्या आई है? साइन आर की वैल्यू आई है ए बी डिवाइडेड बाई बी आई। तो यहां से ये वैल्यू जो कैलकुलेट होगी, ए बी कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगी बी आई डिवाइडेड बाई बी ओ, है ना। और ये क्या है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। इतनी बात समझ में आ गई होगी उम्मीद है। अब देखो
अब हमें पता है कि हमारी आंख की प्यूपिल जो होती है, आंख की प्यूपिल जो होती है बहुत ही छोटी होती है, या अगर हम ऐसे भी बोल दें फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एंगल्स, फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एंगल, फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एंगल्स, अगर एंगल की स्मॉल वैल्यूज की बात की जाए, स्मॉल वैल्यूज ऑफ एंगल्स यानी एंगल आर और एंगल आई दोनों बहुत छोटे हैं, एंगल आई भी बहुत छोटा है, एंगल आर भी बहुत छोटा है, तो एंगल आई अगर बहुत छोटा है आपका, तो ये जो लेंथ है बी आई जो डिस्टेंस है आपकी, वो इक्विवेलेंट होगी ए आई के। क्या होगा इस केस में, बी आई आपका लगभग अप्रोक्सीमेट, एंगल्स की वैल्यू बहुत छोटी है ना, तो जितना एंगल्स की वैल्यू छोटी करते जाएंगे उतना ये बी वाला पॉइंट क्या होगा, ये बी वाला पॉइंट उतना ही इधर शिफ्ट होता जाएगा। तो उस केस में हम देखेंगे कि बी आई की वैल्यू, ये तो जूम्ड इमेज है ना आपके पास, ये मैग्नीफाइड इमेज है, लेकिन अगर स्मॉल एंगल्स की बात करेंगे तो बी वाला पॉइंट आपका इधर शिफ्ट हो चुका होगा। स्मॉल वैल्यूज ऑफ एंगल्स के लिए, स्मॉल वैल्यूज ऑफ एंगल्स के लिए आपकी जो बी आई की वैल्यू होगी वही वैल्यू आपकी ए आई की होगी, है ना। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। और स्मॉल वैल्यूज ऑफ एंगल्स के लिए और क्या होगा, जो आपकी वैल्यू है बी ओ की, क्या है, जो बी ओ की वैल्यू है वही वैल्यू आपकी इक्विवेलेंट होगी ए ओ के, फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एंगल्स के केस में। तो इस केस के लिए आपको मिलेगा क्या, इस केस के लिए मिलेगा, देखो जरा यही लिखे दे रहे, ऊपर लिखे दे रहे, इस केस के लिए मिलेगा बी आई हमारा किसके बराबर हो गया, ए आई के बराबर हो गया, और बी ओ हमारा जो नीचे है वो किसके बराबर हो गया, ए ओ के बराबर हो गया। और ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, according to the principle of reversibility, refractive index of air with respect to liquid is equal to 1 upon refractive index of liquid with respect to air। principle of reversibility मैंने पढ़ा रखा है, इसलिए पुराने वाले लेक्चर में अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। तो refractive index of air with respect to refractive index of liquid with respect to air, ये क्या होगा, 1 upon refractive index of air with respect to liquid होगा, जस्ट अपोजिट होते हैं। तो यहां से क्या मिल जाएगा, ए आई डिवाइडेड बाई ए ओ। अब अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर निकाल दें तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ए ओ डिवाइडेड बाई ए आई, ए ओ डिवाइडेड बाई ए आई। तो यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला क्या, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू ए ओ दैट इज द रियल डेप्थ, है ना, ये रियल डेप्थ है आपकी, रियल डेप्थ है ये, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, ए आई दैट इज द अपरेंट डेप्थ, ये क्या है, ये अपरेंट डेप्थ है। तो दोनों में वेरिएशन मिल गया है, कुछ क्या मिल गया है, दोनों में वेरिएशन मिल गया है, रियल डेप्थ कुछ और बता रहा है और अपरेंट डेप्थ कुछ और है ऑब्जेक्ट की। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। रियल डेप्थ क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट यहां पे आपका रखा हुआ है लेकिन दिख कहां रहा है, वो थोड़ी सी हाइट पे दिख रहा है, ठीक। तो जितनी हाइट शिफ्ट होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट, वो भी अभी बात करेंगे आगे। पहले इतनी बात उम्मीद है समझ में आ गई कि म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। अब जरा बात करते हैं इसके आगे, थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है, इसके आगे थोड़ी सी बात करते हैं। क्या बात है इसके आगे, बहुत ध्यान से सुनना, कब काम की बात हो जाएगी कोई भरोसा नहीं, तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनी जाती हैं चीजें। अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बनता है, जो ध्यान से सुनता है वही अच्छा बोल पाएगा जिंदगी में। तो देखो अपरेंट डेप्थ ये है और रियल डेप्थ आपकी ये है, तो जितनी हाइट तक ये शिफ्टिंग हुई है ऑब्जेक्ट की, इसको हम क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, नॉर्मल शिफ्ट बोलेंगे। देखते हैं जरा क्या है नॉर्मल शिफ्ट। तो अगर नॉर्मल शिफ्ट की बात करें, तो नॉर्मल शिफ्ट क्या है, ये रियल डेप्थ है। अगर हम क्या करें, रियल डेप्थ में से अपरेंट डेप्थ निकाल दें, ये वाली डिस्टेंस निकाल दें, ठीक, क्या करें, रियल डेप्थ में से अपरेंट डेप्थ निकाल दें, तो आपको क्या मिल जाएगी, आपको नॉर्मल शिफ्ट मिल जाएगी। तो रियल डेप्थ हमारी है ए ओ, रियल डेप्थ क्या है, ए ओ, और अपरेंट डेप्थ क्या है, अपरेंट डेप्थ है ए आई, अपरेंट डेप्थ क्या है, ए आई, है ना, अपरेंट डेप्थ क्या है, ए आई है, ठीक।
तो अभी हमने पीछे एक फॉर्मूला देखा था, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, यही तो फॉर्मूला था पीछे, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। तो यहां से रियल डेप्थ की वैल्यू क्या थी, रियल डेप्थ दैट वाज AO डिवाइडेड बाई अपरेंट डेप्थ जो थी वो थी AI, है ना, AI थी। तो यहां से AO की बात करें अगर हम, तो AO को ऐसे ही पढ़ा रहने दो, AI की जगह क्या लिख सकते हैं, AI की वैल्यू यहां से निकालो तो AO बाई म्यू आ जाएगी, AO बाई म्यू आ जाएगी। तो ये हो गया AO, कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, AO 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। तो ये नॉर्मल शिफ्ट है, नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू देखो यहां से आ कितनी रही है, नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू AO मान लेते हैं, टोटल थिकनेस क्या है लिक्विड की, वो T है, ठीक है, टोटल थिकनेस क्या है, T है। तो T इन ब्रैकेट 1 अपॉन म्यू, ये आपकी आ गई नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू, है ना, नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू ये आ गई आपको। अब अगर नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू आ गई, अब अगर नॉर्मल शिफ्ट को डिफाइन करना हो तो क्या, कैसे डिफाइन करेंगे, तो नॉर्मल शिफ्ट को ऐसे लिखेंगे, नॉर्मल शिफ्ट may be defined as the distance up to which the object appears to be raised, जिसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है। तो ये क्या है, ये वो डिस्टेंस है जहां तक आपको लगेगा कि एक्चुअल जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कितनी हाइट तक ऊपर शिफ्ट हो गया है। इसको क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग को क्या बोलते हैं, नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं। और नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, T इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ये वैल्यू मिली। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको पता हो और थिकनेस ऑफ द मीडियम पता है T, है ना, लिक्विड की थिकनेस पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल शिफ्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।